चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वी के पॉल, नीति आयोग के सदस्य जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। हम सब के लिए बहुत अहम दिन आज का। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संशय बहुत है, सवाल बहुत हैं लोगों के जहन में। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि कोवैक्सीन ने अभी तीसरा ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन पहले मंजूरी दे दी गई। ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर क्लैरिटी दे। देखिए, ये जो फैसला हुआ है ये एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को, सारी ही जो एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में हुई है, ह्यूमन फेज में हुई है, उस सारे को कुल मिला के लिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये फैसले जो करते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। उसमें क्लिनिशियंस हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। वो इन चीज़ों के फैसले लेते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से फैसले वो लिए जाते हैं। जो उभर के आ रहे हैं पॉइंट जिसके बेस के ऊपर ये फैसला लिया गया है, सबसे पहले तो ये है कि हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं। पूरा काम पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो फाइजर का वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, इन सब के ऊपर फेज 3 के कार्रवाई आगे चली हुई है और आगे ये क्लियर होगा। पहली बात है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी प्रिवेलिंग ड्यू टू द पेंडेमिक द वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इंडिया। नंबर 2, remember there is a very significant issue about the emerging mutations. You remember 1 week ago there was so much of panic and there was a concern that some of the vaccines can potentially be hurt by the mutations because the mutations might make it difficult for the vaccine to act. अब ये जो ICMR भारत बायोटेक का वैक्सीन है ये सारे वायरस का है, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वायरस का वैक्सीन है। तो ये एक ही एंटीजन को टारगेट नहीं करता, ये मल्टीपल वैक्सीन जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करता है। तो इसकी क्षमता जो है वो बहुत सारी मल्टीपल तरीके से बचाव करने की क्षमता ये रखता है। तो एक गारंटी देता है कि एक म्यूटेशन हो जाए, 2 म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोई वैक्सीन अगर नाकाम हो तो इसमें ऐसे होने का चांस लगभग निल है, क्योंकि ये सारे ही वायरस के सर्विस के प्रोटीन्स को के अगेंस्ट ही एक्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रही। दूसरा याद रहे कि इसमें जो कंडीशन है कि ये क्लिनिकल ट्रायल के मोड की तरह से होगा। इट मीन्स कि जो पैरामीटर हम क्लिनिकल ट्रायल में फॉलो करते हैं, इनको वैक्सीन दिया जाएगा, उनके ऊपर उस तरह की नजर रखी जाएगी, उनके ऊपर उस तरह के अगर ब्लड टेस्ट होने हैं, इम्यूनोजेनिसिटी देखनी है, वो सारा सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि ये सोच विचार के ये फैसला किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन को जैसे कि कुछ दूसरे देशों ने सीधा ही सबको लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कंडीशनल इसका लाइसेंस है, आप इस तरह से लेकर चलिए। और क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन थी, ये भी याद रहे, हमारे पास ऑप्शन कोविशील्ड के द्वारा एक क्लियर ऑप्शन आती है, लेकिन ये वैक्सीन हमें वो ऑप्शन देता है जिसके साथ ये संभव है कि म्यूटेंट्स की भी अगर पेंडेमिक में धाक जमती है, आगे आते हैं, नुकसान करते हैं, तो ये वैक्सीन उनको भी कवर करेगा। तो होलिस्टिकली इसको लेके ये फैसला विज्ञान के आधार पर किया गया है। डॉक्टर साहब, दोनों की अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो फर्क कितना होगा दोनों में? देखिए, दोनों अलग तरह के वैक्सीन हैं, अलग प्लेटफॉर्म के वैक्सीन हैं। और ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें 70% प्रोटेक्शन की बात की जा रही है और उससे भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे ऐसे और इंफॉर्मेशन आएगी, यूके में आएगी, यहाँ पे आएगी, तो उसको उस तरह से देखा जाए। इस वैक्सीन को हमें उस नज़र से ना देखकर इस तरह से देखना चाहिए कि जो डेटा हमारे पास है, सबसे पहले ये सेफ वैक्सीन है, इसमें कोई सेफ्टी का इशू अब नहीं है, जो कि हमें किसी की भी तरह का फिक्र होना चाहिए। भारत के ही लोगों में लगभग 22,000 लोगों में इसकी डोजिंग हो रखी है और उससे पहले फेज 1 फेज 2 में औरों की भी डोजिंग हो रखी है और सेफ्टी का कोई इशू लगभग बिल्कुल अब नहीं है। दूसरा है कि इम्यूनोजेनिसिटी में कोई डाउट नहीं है। इम्यून रिस्पॉन्स जो है, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही एंटीजन के अगेंस्ट या एक ही प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि मल्टीपल प्रोटीन्स के अगेंस्ट है। मल्टी प्रॉन्ग प्रोटेक्शन ये देता है।
वो भी हमारे सामने है। अब जो बाकी डेटा आता जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेगा, मेन क्लिनिकल ट्रायल, उसके रिजल्ट्स आएंगे, वो देखे जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। साथ साथ जिनको ये वैक्सीन दिया जाएगा उनके ऊपर भी नजर रखी जाएगी। फाइनल कंपैरिजन क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने के बाद ही करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक एडिशनल ऑप्शन देश के सामने आई है, उस ऑप्शन को लेके हम आगे चले हैं। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, और साइंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, किसी भी तरह से साइंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना इस वैक्सीन को आगे लेके आ रहे हैं इस्तेमाल। यानी आपका ये कहना है कि जो कोवैक्सीन है वो एक तरीके से एडिशनल वैक्सीन है। तो फिर डॉक्टर साहब ये भी समझाइए, क्योंकि अब इसके बाद जब टीकाकरण की शुरुआत होगी, क्या ये भी योजना बनाई गई है कि डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाएगा कि किसको कौन सी वैक्सीन लगेगी? ये कार्रवाई अब आगे होगी, इसका एसओपी बनेगा। अब प्रिंसिपल आज जो हम बात कर रहे हैं, इस तरह से दोनों में डिफरेंस जरूर रहेगा, और क्योंकि अलग कंडीशनैलिटीज हैं। उसकी कंडीशनैलिटी कोविशील्ड की अलग तरह की है, इसकी कंडीशनैलिटी एक तरह से ले तो स्ट्रिक्टर है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में और पेंडेमिक को रोकने में ये एक हमारे पास एक अलाइंड वेपन है, एक आर्सेनल में हमारे पास एक और ताकत जुड़ती है, और ये ताकत काम आएगी हमें पेंडेमिक को कंट्रोल लेकिन अब करने सब के इस लिए, चीज जान को भी बचाने क्लियर के लिए। करना होगा, क्योंकि देखिए लोगों के जहन में यही बात आएगी कि जब कोई एक आम इंसान जाएगा इंजेक्शन लेने, जब वो वैक्सीन लेने के लिए जाएगा, उसको कोविशील्ड लेनी है या कोवैक्सीन लेनी है, ये कौन तय करेगा? ये क्या वो इंडिविजुअल तय करेगा या फिर डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेंसी में उसको तय किया जाएगा, या पहले से ये डिसाइडेड है कि किसको कौन सी वैक्सीन देनी है? अभी जो वैक्सीन का कार्यक्रम होगा वो पब्लिक हेल्थ अप्रोच से लिया जा रहा है। उसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको आगे बताएंगे कि ये वैक्सीन इस तरह से आगे लगने है, और वैक्सीन लगने के साथ साथ जो उसकी प्रक्रिया और सेफ गार्ड्स होने हैं, उसके एएफआई को वॉच करना है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो और तरह की मॉनिटरिंग करनी है वो भी साथ ही साथ लागू होगी। इसमें जो, क्योंकि ये क्लिनिकल ट्रायल की तरह से जाएगा तो परमिशन भी ली जाएगी, दूसरे भी में एक तरह से कंसेंट ली जाती है, क्योंकि ये सारा वॉलंटियरिंग एफर्ट है, वॉलंटरी एफर्ट है वैक्सीन को लेना। तो आप ये लेकर चलिए कि इसका जो एसओपी बनेगा वो इस तरह से होगा जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, और उसमें जो पब्लिक हेल्थ अप्रोच की तरह से जहां चॉइस है वो बताई जाएगी, और जहां नहीं है चॉइस वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि एक तरह से फैसला हुआ है कि हमने एक पॉपुलेशन में वैक्सीन लगाना है, तो कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है, ये भी हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि जिस एरिया में एक वैक्सीन लग रहा है दूसरा वैक्सीन वहां ना लगे, ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, गलती से फिर दूसरी डोज किसी और की ना लग जाए। तो ये सारे प्रैक्टिकल मुद्दे जो हैं इनको एक तरीके से एसओपी में बद्ध करके आगे ऑपरेशनल स्टेज में लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस नए स्ट्रेन की भी बात हो रही है, क्योंकि ये भी एक लोगों के जहन में सवाल है और ये चिंता का विषय भी है, अब नए स्ट्रेन को लेकर खुद वैज्ञानिक हो या फिर डॉक्टर्स हो सवाल कर रहे हैं कि वो और ज्यादा खतरनाक है, क्या हम ये माने कि ये दोनों वैक्सीन उस नए स्ट्रेन के लिए भी उतनी कारगर साबित होंगी? जहां तक आज तक का हमारे अंडरस्टैंडिंग है, कोविशील्ड वैक्सीन भी सभी स्ट्रेन्स को अभी पूरा कर रहा है, पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज करता है, उससे हमें बचाता है। दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ टुडे। कोई भी वैक्सीन जो अभी लाइसेंस हुए हैं दुनिया में, और हमारा ये वैक्सीन अब जो लाइसेंस हो गया है और एस्ट्राजेनेका के नाम पे बाकी देशों में इसी वैक्सीन को लाइसेंस किया गया है, टुडे इट वर्क्स अगेंस्ट ऑल द स्ट्रेन्स दैट आर इन वोग इंक्लूडिंग द यूके स्ट्रेन। ये आज की स्थिति है, और भारत बायोटेक वैक्सीन भी काम करता है आज भी। और लेकिन हमें यह दिखाई दे रहा है कि जिस वैक्सीन में ये ताकत है कि वो मल्टीपल एंटीजेनिसिटी, मल्टी प्रोंग्ड एंटीजेनिसिटी को पैदा करे, वो आगे के लिए भी गारंटी है कि ऐसे म्यूटेशन अगर आते हैं तो हमें ये बचाएगा, और हमारे लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट, एक एक्स्ट्रा वैक्सीन सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा शील्ड हमें प्रोवाइड करता है। इसको साथ लेके ये पब्लिक हेल्थ का डिसीजन लिया गया है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम इस वैक्सीन को भी आगे लेके जाएं,
इसकी तैयारी भी पूरी रहे, इसका प्रोडक्शन भी पूरा रहे, और साथ ही साथ जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है वो भी पूरा हो, उसका डेटा भी आता रहेगा। उस डेटा के बेस पे जो फैसले लेने हैं वो फैसले भी आगे होंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी की तरह इसको लेना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच की तरह लेना चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच की तरह लेना चाहिए। जब सब कुछ ऐसे म्यूटेशन आ जाए और वैक्सीन नाकाम होने शुरू हो जाए, फिर भी अगर हम इन चीजों की तरफ भागेंगे, एक वो सिचुएशन है। अब क्योंकि साइंस हमें बता रही है, डेटा बता रहा है कि इसमें वो ताकत है, क्षमता है, तो हम इसको इस स्टेज पे ही प्रस्तुत करके सिस्टमैटिक तरीके से, कंडीशनल तरीके से सामने लेके आए। इसके बाद का प्रोसीजर डॉक्टर साहब क्या रहेगा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि दोनों वैक्सीन मौजूद हैं। अब इसके बाद का प्रोसीजर किस तरह का रहेगा? किस दिन से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? दिन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, जल्द ही लगनी चाहिए, 7-8-10 दिन के अंदर बिल्कुल संभव है, ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन और जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये सारा एफर्ट हो रहा है। लेकिन प्रक्रिया अगली अब ये होगी कि सरकार इन वैक्सीन को प्रोक्योर करेगी, और उसके साथ साथ बहुत जल्दी से इन वैक्सीन को, जो हमारे मेन कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, लगभग 35 के करीब हैं, वहां पे जल्द से जल्द इनके स्टॉक्स को मोबिलाइज किया जाएगा। वहां तक की कोल्ड चेन हमारी बिल्कुल सशक्त है, पूरी एक्टिव है, और फिर वहां से स्टेट गवर्नमेंट्स इनको वैक्सीन जहां लगने हैं उन जिलों में, उन शहरों में, उन गांवों में लेके जाएंगे। और ये सारा सिस्टम जो कोल्ड चेन की कंटिन्यूटी है, ये ऑलरेडी प्लान का हिस्सा है और प्रतिबद्ध हो रखी है, इसको करेंगे। और फिर इसके बीच में जो हमारे प्रदेश की सरकारें हैं, उनके जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस प्रक्रिया को कैसे लागू करना है उसको और सशक्त करेंगे। अभी जो कल ड्राई रन हुआ है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और वो दर्शाता है कि देश एक बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर इसको लागू करने की क्षमता रखता है। और फिर वो तैयारी साथ चलेगी, वैक्सीन की जो सप्लाई है वो साथ चलेगी, और फिर जल्दी ही और बहुत ही जल्दी इसका लॉन्च होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल हमसे बात करने के लिए।